हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये वीडियो समराइज लॉ सीरीज का 6th वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं आपको पेनल्टी समरी रिवाइज करवाने वाला हूँ एंड आपके एग्जाम में आपको 5 मार्क्स तक के पेनल्टी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब सर इन 5 मार्क्स के लिए हमको सारी पेनल्टीज याद करनी पड़ेगी क्या? तो आप एक चीज समझो कि सारी पेनल्टीज याद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप एक दिन मेहनत करके सारी पेनल्टीज याद भी कर लोगे, नेक्स्ट डे तक भूल जाओगे, तो उस केस में आपने जो पूरी मेहनत करी ना वो वेस्ट चल जाएगी, उसका कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। सर फिर क्या करें? तो आप केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है ना वही रेफर करो, वही याद करो, उसमें से ही आपको पेनल्टी के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही सारी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ। अब हमारी इंपॉर्टेंट पेनल्टी समरी से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहली पेनल्टी है चैप्टर नंबर 2 इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू के सेक्शन 7 इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से। सेक्शन 7 में हमने क्या देखा था कि हमको दादा पीएम वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ फाइल करने पड़ते हैं अगर हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो। अब यहाँ पे पेनल्टी में क्या बोला है? 2 केसेस है। सबसे पहला केस, अगर ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ही पता लग गया कि जो पर्सन हमारे पास कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने आया है ना ये फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है या फिर ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है यानी सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को हम क्या करेंगे? पनिश कर देंगे अंडर सेक्शन 447। अब सेकंड केस समझो, जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई, जब डॉक्यूमेंट्स आए, तब आरओसी को पता नहीं लगा, आरओसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता लगा कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना ये फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करके हुई है या फिर यहाँ पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन सप्रेस करी गई थी या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्शन करा गया था, तो उस केस में उस कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, जितने भी पर्सन है जिन्होंने डिक्लेरेशन करा, उसको हम क्या करेंगे? 447 के अंदर पनिश कर देंगे और साथ ही एनसीएलटी वो यूवम वाले ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं। अभी सर आपने यहाँ पे हमको बोला कि 447 के अंदर पनिश करेंगे दोनों केस में। ये 447 क्या है? तो 447 बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड की, यानी अगर किसी ने भी कुछ भी फ्रॉड करा तो उसको हम कहाँ पनिश करेंगे? 447 के अंदर। अब 447 में क्या पनिशमेंट है वो डिपेंड करेगा कि जो फ्रॉड हुआ है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मतलब जो जनरल पब्लिक है क्या उसका पैसा भी डूबा है क्या उस फ्रॉड की वजह से, उनको भी अफेक्ट हुआ है क्या? अगर जनरल पब्लिक को अफेक्ट हुआ है तो उस केस में वो क्या है? फ्रॉड ऐसा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। और अगर जनरल पब्लिक का पैसा नहीं डूबा, उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ है, तो उस फ्रॉड को हम क्या बोलेंगे? कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि किस केस में क्या पेनल्टी। सबसे पहला, अगर जो फ्रॉड है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। कितना? कम से कम उतना जितना आपने फ्रॉड किया। और ज्यादा से ज्यादा कितना फाइन लगा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट तक फाइन लगा सकते हैं उस पर्सन पे जिसने फ्रॉड करा। और उसके साथ में हम उसको जेल में भी डालेंगे, यानी इंप्रिजनमेंट भी करेंगे। सर कितने टाइम के लिए? कम से कम 3 इयर्स और मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए उसको इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। अब सर अगर यहाँ पे फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वापस से डिपेंड करेगा कि आपने फ्रॉड कितने अमाउंट का करा है। आपने जो फ्रॉड करा है क्या वो स्पेसिफाइड लिमिट से कम है क्या, या फिर वो स्पेसिफाइड लिमिट के बराबर या फिर से ज्यादा है? अगर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है तो उस केस में फाइन लगाया जाएगा अप टू ₹50 लाख, यानी मैक्सिमम ₹50 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा, या फिर उस पर्सन को इंप्रिजनमेंट कर दी जाएगी, यानी जेल कर दिया जाएगा अप टू 5 इयर्स, यानी मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए, या फिर दोनों कर दिया जाएगा, यानी फाइन भी लगा दिया जाएगा और जेल में भी डाल दिया जाएगा। और सर अगर जो फ्रॉड अमाउंट है वो स्पेसिफाइड लिमिट के बराबर या फिर से ज्यादा है तो उसके में फाइन लगाया जाएगा कम से कम फ्रॉड अमाउंट के बराबर और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड अमाउंट तक, और उसके साथ में यानी फाइन भी लगाया जाएगा और जेल में भी डाला जाएगा। कितने टाइम के लिए? कम से कम 6 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए हम उसको जेल में डाल सकते हैं। बट सर ये स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? तो स्पेसिफाइड लिमिट बोला हुआ है कि आप यहाँ पे ₹10 लाख और जो कंपनी का 1% है, कंपनी के टर्नओवर का 1% है, दोनों को कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर जो है ना उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? या तो ₹10 लाख या फिर 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, विचएवर इज लोअर, वो क्या है? स्पेसिफाइड लिमिट। अब सर चैप्टर 2 में एक और इंपॉर्टेंट पेनल्टी है सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है कि अगर कंपनी आप अपने एमओए में या फिर एओए में कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, तो अब उसके बाद में आप कुछ भी यहाँ पे कोई कॉपी इशू कर रहे हो ना एमओए और एओए की, तो उसमें नोट कर देना आपने जो भी ऑल्ट्रेशन करा है वो ऑल्टर करके आप वो कॉपी इशू करना। बट अगर समझो यहाँ पे कंपनी ने जो यहाँ पे एमओए और एओए की कॉपी यहाँ पे इशू करी वो ऑल्ट्रेशन के बिना कर दी, ऑल्ट्रेशन के बिना कर दी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को हम फाइन लगाएंगे ₹1000 हर उस कॉपी के लिए जो कि आपने इशू करी है विदाउट ऑल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का सेक्शन 33 अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अगर आपने इस सेक्शन में कुछ भी डिफॉल्ट करा तो उस केस में कंपनी आपको हम पेनल्टी लगाएंगे ₹50,000 हर उस डिफॉल्ट के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 में हमने देखा था कि अगर आप इंक्लूड करो या फिर ओमिट कर रहे हो कोई मटेरियल पर्टिकुलर, या फिर आप कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपका फ्रॉडलेंट इंटेंशन था तो उस पर्सन को जिसने इशू ऑथोराइज करा है उसको हम पनिश कर देंगे अंडर सेक्शन 447। 447 क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका क्या था? इंटेंशन, फ्रॉडलेंट इंटेंशन था। नेक्स्ट केस सेक्शन 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस
टू इन्वेस्ट मनी। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे रहा है, फिर कुछ फोरकास्ट दे रहा है जो कि मिसलीडिंग है, या फिर वो डेलिबरेटली यानी जानबूझ के कोई मटेरियल फैक्ट कंसील कर रहा नहीं, छुपा रहा है, ताकि वो इंड्यूस कर सके किसी और पर्सन को किसी एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। इंड्यूस करना मतलब इन्फ्लुएंस कर सके किसी और पर्सन को एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको हम पनिश कर देंगे अंडर सेक्शन 447 के अंदर हम पनिश कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन 40 में तीन चीजों की बात होती है। सबसे पहला सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन आरएससी। हमने देखा था कि आपको आरएससी को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, जितनों को भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद में आप आरएससी को उसको लिस्ट कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी डिफॉल्ट करा, या फिर आपने कमीशन वाले प्रोविजन में कुछ भी डिफॉल्ट करा, या फिर अपने सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करने में कुछ भी डिफॉल्ट करा, तो उस केस में आपको पनिश करेंगे। कितना? कंपनी आपके ऊपर कम से कम फाइन लगाएंगे ₹5 लाख का और मैक्सिमम ₹50 लाख तक का। और ऑफिस एंड डिफॉल्ट हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे कम से कम ₹50,000 और मैक्सिमम ₹3 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। अब इस सेक्शन में हमने देखा था कि आपने जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू करा उसके 30 डेज के अंदर आपके पास में मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो भी आ जाना चाहिए, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आ जाना चाहिए और उसका एप्लीकेशन मनी भी आ जाना चाहिए। दोनों अगर आ गया तो हम मानेंगे अलॉटमेंट सक्सेसफुल। अगर 30 डेज में नहीं हुआ, यानी आपके पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया या फिर एप्लीकेशन मनी नहीं रिसीव हुई, तो उस केस में हम मानेंगे अलॉटमेंट फेल हो गया और आपको 15 डेज के अंदर ये पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने ये पैसा रिफंड नहीं करा तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं आपको जॉइंटली एंड सेवरली हम लायबल कर रहे हैं कि आपको ये पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। अब सर हम वापस बात करें सेक्शन 39 की। सेक्शन 39 में क्या बोला है कि अगर यहाँ पे आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट कर देते हो या फिर कंपनी आपने वो पैसा रिफंड नहीं करा विद इन टाइम में, तो आपको पैसा तो रिफंड करना है इंटरेस्ट के साथ में, साथ में हम आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएंगे। कितना? तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं ₹1000 हर दिन के लिए जब तक ये डिफॉल्ट चल रहा है, और मैक्सिमम हम आपके ऊपर ₹1 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला है, ₹1000 पर डे फॉर ईच डिफॉल्ट जब तक ये डिफॉल्ट चल रहा है, या फिर ₹1 लाख विच एवर इज लोअर। या फिर आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि ₹1 लाख क्या है, हायर लिमिट है, आप मैक्सिमम ₹1 लाख तक का ही यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो कंपनी और ऑफिस एंड डिफॉल्ट पे। अब नेक्स्ट है सेक्शन 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर आपने इस सेक्शन में कुछ भी डिफॉल्ट करा, कुछ भी गड़बड़ करा, तो उसके इसमें कंपनी, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स आपको हम फाइन लगाएंगे ₹2 करोड़ या फिर जो भी अमाउंट आपने रेज करा है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू विच एवर इज लोअर तक का। ये तो आपके ऊपर फाइन है। अब अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में गड़बड़ करा तो कुछ पैसा जो आया था वो भी वापस रिफंड करना पड़ेगा, तो अब वो भी पैसा रिफंड कर देना कंपनी। कितने इंटरेस्ट के साथ में? 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में आप वो पैसा वापस से रिफंड कर देना। कौन सा पैसा? जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज करा था, कितने टाइम में? विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। जैसे आपको ऑर्डर आया कि रिफंड करना है, उसके 30 डेज के अंदर आप रिफंड कर देना 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में। अब उसके बाद में नेक्स्ट केस है चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का सेक्शन 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन कंपनी। अब अगर आपने इस सेक्शन में कुछ भी डिफॉल्ट करा तो कंपनी और ऑफिस एंड डिफॉल्ट हम आपको फाइन लगाएंगे ₹50,000 का, और साथ ही यहाँ पे बोला है कि अभी समझो कोई डिपॉजिटरी है या फिर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसने जो शेयर ट्रांसफर करे ना वो डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से करे। वो किस लिए करे? डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से करे, तो उस डिपॉजिटरी या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम 447 के अंदर पनिश कर देंगे। और उसके साथ अगर डिपॉजिटरीज एक्ट में उनके ऊपर कोई और पनिशमेंट लग रही है वो भी लगेगी, और ये सेक्शन 447 की पेनल्टी भी लगेगी। डिपॉजिटरी एक्ट में जो भी हो रहा है वो होने दो, हम तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में उसको 447 में पनिश करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। हमने एक सेक्शन देखा था सेक्शन 76 से, जो कि बात करता है अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन करा है सेक्शन 73 में या फिर सेक्शन 76 में तो आपके ऊपर क्या पनिशमेंट लगाई जाएगी। यहाँ पे क्या बोला, अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, इनवाइट कर रही है, फिर किसी और पर्सन को अलाउ कर रही है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्सेप्ट या फिर इनवाइट कर सकते हो डिपॉजिट, वो भी कॉन्ट्रवेंशन में, या फिर अगर यहाँ पे जो कंपनी है वो रीपे नहीं करती डिपॉजिट और इंटरेस्ट टाइम के अंदर, या फिर जो टाइम फर्दर अलाउ करा है एनसीएलटी ने उसके अंदर भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रीपे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी सबसे पहले आपको जो अमाउंट है वो रीपे करना है और साथ ही आपको उसके साथ में इंटरेस्ट भी देना है। उसके साथ में हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। कितना? कम से कम ₹1 करोड़ या फिर जितना भी आपने डिपॉजिट रेज करा था उसका डबल विच एवर इज लोअर, कम से कम इतना फाइन लगाएंगे। सर मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? मैक्सिमम ₹10 करोड़ तक का। और ऑफिस एंड डिफॉल्ट हम आपको एक तो जेल में डालेंगे यानी इंप्रिजनमेंट करेंगे कितने टाइम तक की? मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की, और साथ में यानी जेल भी होगा और फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन कितना? कम से कम ₹25 लाख और मैक्सिमम ₹2 करोड़ तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। अब अगर समझो जो ऑफिसर है ना, ये जो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है वो नोइंगली कर रहा है। क्यों नोइंगली कर रहा है? यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या है? धोखाधड़ी करना यानी डिसीव करना, या तो कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, क्रेडिटर्स को या फिर टैक्स अथॉरिटीज को। तो उस केस में हम आपको पनिश करेंगे 447 के अंदर, यानी आपके ऊपर जो पेनल्टी वो तो लग ही रही है, साथ में 447 के अंदर भी आपको यहाँ पे क्या करा जाएगा? पनिश करा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6,
रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का सेक्शन 86 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन से कुछ भी डिफॉल्ट करा तो उसके इसमें कंपनी 5 लाख की पेनल्टी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपके ऊपर ₹50,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। अब उसके बाद में क्या बोला, अगर कोई भी पर्सन विलफुल यानी सोच समझ के जानबूझ के यहाँ पे जो हमको इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करनी है सेक्शन 77 में, उस इन्फॉर्मेशन को फॉल्स या फिर इनकरेक्ट दे रहा है या फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसमें छुपा रहा है, तो उस केस में उसको हम पनिश कर देंगे 447 के अंदर। यहाँ पे क्या बोला गया, कोई पर्सन सोच समझ के जानबूझ के जो इन्फॉर्मेशन को सेक्शन 77 में रजिस्टर करनी है, रजिस्टर के लिए चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन में वो फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको पनिश कर देंगे 447 के अंदर। नेक्स्ट केस चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न हमको कितने टाइम में फाइल करना पड़ता है, तो हमको पता है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम। अगर एजीएम नहीं हो रही तो लास्ट डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए उसके 60 डेज के अंदर। बट अगर समझो यहाँ पे कंपनी ने एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करा तो उस केस में कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट हम आपको पेनल्टी लगाएंगे ₹10,000 प्लस ₹100 पर डे, मैक्सिमम ₹2 लाख कंपनी के लिए एंड ₹50,000 ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। अब नेक्स्ट है सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम। अब यहाँ पे रिपोर्ट ऑन एजीएम आपको आरओसी के साथ में फाइल करनी पड़ती है विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। बट अगर आपने यहाँ पे कंपनी ये रिपोर्ट फाइल नहीं करी आरओसी के साथ में विद इन 30 डेज, तो उसके इसमें कंपनी आपके ऊपर ₹1 लाख की पेनल्टी प्लस ₹500 पर डे जब तक ये फेलियर चल रहा है, और मैक्सिमम कितना लग सकता है ₹5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपके ऊपर कम से कम ₹25,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी, और मैक्सिमम यहाँ पे आपके ऊपर 500 पर डे ऐड करके 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी कंपनी के ऊपर 1 लाख प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम ₹5 लाख, और यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए बोला है कम से कम ₹25,000 प्लस ₹500 पर डे, और मैक्सिमम मिला के हम कितना लगा सकते हैं, ₹1 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 99। सेक्शन 99 में क्या बोला हुआ है, अगर आपने सेक्शन 96, 97 या फिर 98 या फिर एनसीएलटी के डायरेक्शन में डिफॉल्ट करा है तो उस केस में आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। 96 किसकी बात करता है, एजीएम की। 97 किसकी बात करता है, एनसीएलटी कॉल्स वाले एजीएम वाले प्रोविजंस की। 98 किसकी बात करता है, एनसीएलटी कॉल्स ईजीएम वाले प्रोविजन की। और उसके अलावा अगर आपने डायरेक्शन जो एनसीएलटी ने दिए हैं उससे कंप्लाई नहीं करा है, इनमें से कोई भी अगर चीज में आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके उसमें कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट हम आपको फाइन लगाएंगे कम से कम ₹1 लाख का, सॉरी मैक्सिमम ₹1 लाख का, प्लस हम आपको ऊपर ₹5,000 पर डे का भी यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, फाइन लगाने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन 102। सेक्शन 102 में हमको पता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर हमारा कुछ भी इंटरेस्ट, हमको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर डिस्क्लोज नहीं करा है, जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, मैनेजर या फिर कोई भी दूसरा केएमपी जो कि डिफॉल्ट करा है जिसने, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। कितनी पेनल्टी लगाएंगे, ₹50,000 की, या फिर जितना भी आपको बेनिफिट हो रहा है या फिर आपके रिलेटिव को बेनिफिट हो रहा है उसके 5 टाइम्स की, विचएवर इज हायर। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में हमने एक सेक्शन देखा था, सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या बात कर रहा है, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमने देखा था कि आपको जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो उसके 30 डेज के अंदर पे करना पड़ता है। अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं हुआ तो उस 30 डेज की एक्सपायरी से 7 डेज के अंदर आपको यूडीए अकाउंट में डालना पड़ेगा। बट अब समझो यहाँ पे आपने डिफॉल्ट कर दिया उस अमाउंट को ट्रांसफर करने में यूडीए में, तो उस केस में कंपनी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम। किसको देना है इंटरेस्ट, मेंबर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से देना पड़ेगा, जब से वो डिफॉल्ट हुए। अगर आपने 7 डेज में ट्रांसफर नहीं करा तो 7th डे के बाद से आपको ये 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेंबर्स को। अब उसके बाद हमने पूरा टाइमलाइन देखा था कि आपको किस तरीके से यूडीए में डालना है, फिर आईपीएफ में आपको कब एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, वो सारी चीजें देखी। अगर आपने उसमें कहीं पे भी डिफॉल्ट करा है तो उसके इसमें कंपनी 1 लाख की पेनल्टी प्लस ₹500 पर डे, और मैक्सिमम ₹10 लाख तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 की पेनल्टी प्लस ₹100 पर डे, और मैक्सिमम ₹2 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 127। सेक्शन 127 में हमने देखा कि कंपनी को वैसे तो यूजुअली 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे करना है। अगर 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं करा या फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं करा तो उसके इसमें कंपनी आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट 18% पर एनम। उस पीरियड के लिए जो भी आपने डिफॉल्ट करा है उस पीरियड के आपको 18% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो भी डायरेक्टर इस डिफॉल्ट का नोइंगली पार्टी था, आपको 1000 पर डे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। कब तक, जब तक ये डिफॉल्ट चल रहा है, और साथ ही आपको जेल में भी डाला जाएगा अप टू 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक के लिए हम आपको जेल में डाल सकते हैं। यानी फाइन भी लगेगा और साथ में जेल में भी डाला जाएगा। यहाँ पे क्या है, एंड है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 132 एनएफआरए। सर हमने देखा था कि एनएफआरए क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ मिसकंडक्ट की। तो उस केस में अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो गई तो एनएफआरए के पास में पावर है कि एनएफआरए यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है किसी चीज के लिए पेनल्टी इंपोज करने के लिए। कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा, इंडिविजुअल के ऊपर 1 लाख कम से कम, और मैक्सिमम कितनी कर सकता है, 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। यानी 1 लाख से लेके 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड के बीच में ही आपको यहाँ पे पेनल्टी लगानी। और अगर वो फर्म है तो 5 लाख से लेके 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड के बीच में आपको यहाँ पे पेनल्टी लगानी। और साथ ही यहाँ पे एनएफआरए क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि यहाँ पे मेंबर या फिर फर्म
मैं क्या कर रहा हूं, आपको डीबार कर रहा हूं कि आप अगले 6 महीने से लेकर 10 साल जो भी यहां पे टाइम बताएगा एनएफआरए, उस टाइम के लिए आप किसी भी कंपनी में ऑडिटर भी नहीं बन सकते, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं बन सकते और आप उनका वैल्यूएशन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। यहां पे क्या किया जा रहा है, डीबार किया जा रहा है और पेनल्टी भी लगाई जा रही है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स का सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब ये पूरे चैप्टर के पनिशमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अगर कंपनी ने सेक्शन 139 से 146 में कुछ भी डिफॉल्ट करा है, कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करा है, तो उस केस में कंपनी कम से कम 25,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी और मैक्सिमम आपके ऊपर ₹5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट कम से कम ₹10,000 की पेनल्टी और मैक्सिमम ₹1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट अगर वो जो कॉन्ट्रावेंशन है वो ऑडिटर ने कराया तो सेक्शन 139 में या फिर सेक्शन 144 में या फिर सेक्शन 145 में, तो उस केस में ऑडिटर आपको कम से कम ₹25,000 की पेनल्टी लगाई जाएगी और मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है, या तो ₹5 लाख या फिर 4 टाइम्स रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लोअर, इस अमाउंट तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर ये जो कॉन्ट्रावेंशन करा है ऑडिटर ने वो नोइंगली करा है, जानबूझ के क्यों करा है, डिसीव करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, किसके साथ, कंपनी के साथ या फिर शेयर होल्डर के साथ या फिर क्रेडिटर के साथ या फिर टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो उस केस में ऑडिटर हम आपको जेल में डालेंगे अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए जेल में डाल सकते हैं और साथ ही फाइन भी लगाएंगे कम से कम ₹50,000 का। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, या तो ₹25 लाख या फिर 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लोअर, इसके बराबर हम आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं मैक्सिमम। और उसके अलावा आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिला है कंपनी से आप उसको रिफंड कर देना और साथ में जो भी डैमेजेस हुए हैं कंपनी को, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी को, किस वजह से, आपने जो यहाँ पे इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया था ना आपके ऑडिट रिपोर्ट में, अगर उसकी वजह से कुछ भी डैमेजेस हुए तो आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे समझो जो कॉन्ट्रावेंशन है वो ऑडिट फर्म में करिए। अब सर ऑडिट फर्म कैसे करेगी, उनका कोई ना कोई पार्टनर ने करा होगा ना, बिल्कुल सर। अगर किसी पार्टनर ने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करी है तो उस केस में क्या बोला है, अगर पार्टनर ने फ्रॉडलेंटली काम करा है या फिर कल्यूड करा है, यानी मिल गया वो कंपनी के साथ में, डायरेक्टर के साथ में या फिर ऑफिसर के साथ में, तो उस केस में उस एक्ट की लायबिलिटी जो कि 447 तो होगी, साथ में जो भी दूसरी लायबिलिटी होगी उसके लिए कंसर्न पार्टनर्स यानी जिन्होंने फ्रॉड करा है प्लस फर्म जॉइंटली और सेवरली लायबल होने वाली। सर क्या बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे क्या, नहीं, बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, जो कंसर्न पार्टनर और जो फर्म है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगी। और सर जो क्रिमिनल लायबिलिटी यानी समझो फाइन के अलावा हम यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी कर रहे हैं, तो क्या इम्प्रिजनमेंट में भी ऑडिट फर्म जाएगी क्या, सर ऑडिट फर्म कैसे जाएगी, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट में कौन जाएगा, वो कंसर्न पार्टनर जाएंगे, केवल और केवल जो कंसर्न पार्टनर है जिन्होंने फ्रॉडलेंटली एक्ट करे फिर कल्यूड करे हैं, केवल वो ही यहाँ पे क्या करेंगे, लायबिलिटी अदर देन फाइन पे करेंगे। लायबिलिटी अदर देन फाइन क्या है, इम्प्रिजनमेंट, यानी इम्प्रिजनमेंट में केवल और केवल जो कंसर्न पार्टनर्स जिन्होंने फ्रॉड करा है उनको ही लेके जाएंगे, बाकी पार्टनर्स को हम लेके नहीं जाएंगे इम्प्रिजनमेंट में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का सेक्शन 392 कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। यानी अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करा, यानी किसी भी प्रोविजन में डिफॉल्ट कर दी, तो फॉरेन कंपनी आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा कम से कम ₹1 लाख का और उसके साथ में उसको मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, ₹3 लाख का, यानी 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और साथ ही ₹50,000 पर डे का हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। कब तक, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तब तक आपके ऊपर ₹50,000 का पेनल्टी लगाया जाएगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट कम से कम ₹25,000 का फाइन और मैक्सिमम ₹5 लाख तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये वाली पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे बोला अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करा तो उसके इसमें फॉरेन कंपनी 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का फाइन प्लस ₹50,000 पर डे, कब तक, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 से लेकर हम आपके ऊपर 5 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। और उसके अंदर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की पेनल्टी है। सबसे पहला है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अब फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में हमने देखा था कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना पड़ता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न बनाना पड़ता है, आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी उसको ऑडिट कराना पड़ता है। कुछ भी डिफॉल्ट करोगे तो पेनल्टी लगेगा। अब हर चीज के लिए ना पेनल्टी अलग दे रखी है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर आपने आरओसी के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर दिया, उस केस में एलएलपी आपके ऊपर ₹100 पर डे, मैक्सिमम ₹1 लाख और डीपी आपके ऊपर ₹100 पर डे और मैक्सिमम ₹50,000। बट अब समझो आपने एलएलपी यहाँ पे किस चीज में डिफॉल्ट कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करने में या फिर उसके ऑडिट कराने में, तो उस केस में एलएलपी कम से कम ₹25,000 की पेनल्टी और मैक्सिमम ₹5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। और डीपी के ऊपर, यहाँ पे डीपी के ऊपर कम से कम ₹10,000 एंड मैक्सिमम ₹1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पे आप देखना सारे पार्टनर्स को नहीं बोला, केवल एलएलपी और डीपी को बोला, एलएलपी और डीपी को बोला। नेक्स्ट सेक्शन 60 एंड 62 कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो मैंने आपको रिवीजन वीडियो भी दिया था, उसमें मैंने आपको बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हमने देखा था सेक्शन 60 एंड 62 में कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अगर एनसीएलटी सैंक्शन कर रहा है तो जो एनसीएलटी का ऑर्डर है वो आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है विदिन 30 डेज। बट अगर यहाँ पे एलएलपी आपने डिफॉल्ट कर दिया एनसीएलटी ऑर्डर फाइल करने में आरओसी के साथ में विदिन 30 डेज, तो उस केस में एलएलपी और हर डीपी को
हम पेनल्टी लगाएंगे ₹10,000 प्लस ₹100 पर डे, और मैक्सिमम एलएलपी के लिए ₹1 लाख है और डीपी के लिए ₹50,000 है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टी सेक्शन 37 पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को बोल रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट देना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट देना है और उस स्टेटमेंट में आपने फॉल्स लिख दिया मटेरियल पर्टिकुलर्स के लिए, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपने फॉल्स लिख दी, बल्कि आपको पता है कि वो जो पर्टिकुलर्स है वो गलत है, या फिर जो आपने मटेरियल पर्टिकुलर्स है जो कि आपको पता है कि वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आपने ओमिट कर दिया यानी लिखा ही नहीं, तो उस केस में उस पर्सन को हम पनिश करेंगे। सर कितने टाइम के लिए पनिश करेंगे, तो उनको हम जेल में डालेंगे अप टू 2 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 2 साल तक के लिए उनको जेल में डाल सकते हैं, एंड साथ में यानी इंप्रिजनमेंट भी होगा और फाइन भी लगाया जाएगा। फाइन कितना, कम से कम ₹1 लाख और मैक्सिमम ₹5 लाख तक का उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और यहाँ पे हमारी सारी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज रिवाइज हो गई। सर क्या कोर्स में इसके अलावा कोई भी पेनल्टी नहीं है क्या, सर बहुत सारी पेनल्टीज है, और उसकी जो बाकी पेनल्टीज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समरी में पूरी PDF में बना के दे दी है, तो अगर आप चाहो तो आप इनको रेफर कर सकते हो। बट मैं आपको वापस बोलूंगा, सारी पेनल्टीज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है ना, केवल ये रेफर कर लो, ये याद कर लो, इतना काफ़ी है, और आपके एग्जाम में इन्हीं इंपॉर्टेंट पेनल्टी में से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अब आपको क्या करना है, ये PDF मल्टीपल टाइम्स देखनी है, ये वीडियो मल्टीपल टाइम्स देखनी है, और जो भी आपका रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना है, और अगर आप मेरे को मैसेज करोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ जो भी आपका रिव्यू है, जैसा भी रिव्यू है, कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरे को मैसेज कर देना। बाकी इंपॉर्टेंट पेनल्टी की समरी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको बार बार देख सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखना, और उस केस में आपका जो 5 मार्क्स है वो एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा, उसमें आपको फिर डरने का नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।